बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना इसमें हम रिएक्शंस को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। या तो रिएक्शंस होंगे इरिवर्सिबल या होंगे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो रिएक्शन है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली। और कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं? फॉरवर्ड। और रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। कौन कौन सी डायरेक्शन? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला और वाटर बना दिया। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसे ऐसे सिंगल एरो से शो किया जाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिला और अमोनिया बना दिया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसे डबल एरो से शो किया जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो क्या कभी वाटर डिकम्पोज नहीं होता? वाटर डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन भी बन जाती है, ऑक्सीजन भी बन जाती है। तो हम कैसे कह सकते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक डायरेक्शन में हो रहा है, वाटर बन भी रहा है और वाटर टूट भी रहा है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्शन सेम कंडीशन पर नहीं हो रहे। वाटर की फॉर्मेशन नियर अबाउट 300 डिग्री पे हो जाती है, वाटर की डिकम्पोजिशन नियर अबाउट 1500 डिग्री पे होती है जाके। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा क्योंकि कंडीशन में फ़र्क है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम कंडीशन पे हो रहे हों। अमोनिया की फॉर्मेशन और अमोनिया का टूटना ये सेम कंडीशन पे होता है और सेम कंटेनर में होता है। जिस बर्तन में अमोनिया बन रही होती है उसी बर्तन में अमोनिया टूट भी रही होती है एट द सेम टाइम। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल में आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आगे देखें, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनमें एट द एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन में नो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम नहीं होता। ये मुकम्मल हो जाते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये कंप्लीट नहीं होते, नॉट कंप्लीटेड। तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाए ना किसी रिएक्शन में, वो कभी मुकम्मल नहीं होगा, और जिस रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम ना हो वो मुकम्मल हो जाते हैं, कंप्लीटेड। तो अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें जो कायम होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आखिर वो चीज़ क्या है? तो हम सीखते हैं व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम और हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे भाई ये क्या होता है। पहली बात, पहले इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी कुछ कंडीशंस। नंबर 1, जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की निशानी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर HI बना रहा है। फॉर एग्जांपल, शुरू में आपने रिएक्टेंट ले लिए 100 ग्राम और ये 0 है। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आएगी? कमी आएगी। शुरू में जल्दी से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 मिनट गुजरे, ये 70 ग्राम रह गए और ये 30 ग्राम बन गए। प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम बनेगा। फिर 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट हुए, ये 50 ग्राम रह गए, ये 50 ग्राम बन गए। फिर 5 मिनट गुजरे, 15 मिनट के बाद ये 40 ग्राम रह गए और ये 60 ग्राम बन गए। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम हो गया। जब रिएक्टेंट 40 ग्राम रह गए थे और प्रोडक्ट 60 ग्राम बन चुके थे, मैंने कहा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कायम हो गया, इक्विलिब्रियम। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इस बात का मतलब समझें। अभी जो केमिकल्स हैं ना, ये जितने हैं इतने ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अगर रिएक्टेंट ने 1 ग्राम प्रोडक्ट बना लिया तो 39 ग्राम रह जाएगा।
ये 61 ग्राम हो जाएगा। अगर रिएक्टर ने 1 ग्राम प्रोडक्ट बना लिया, उसी लम्हे ये 1 ग्राम दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये 60 ग्राम ही बचेगा, ये 40 ग्राम ही बचेगा। इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि जितना फॉरवर्ड जा रहा है उसी लम्हे उतना रिवर्स आ रहा है। 1 ग्राम फॉरवर्ड गया, उसी लम्हे 1 ग्राम रिवर्स आ गया। ठीक है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ रिवर्स के। ठीक है, ये बात समझ आई। अगली बात समझें। ठीक है, अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड तो बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स के। कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हो गई भाई? इक्वल नहीं हुई, बराबर नहीं है। इक्वल हो भी सकती है लेकिन ये डेफिनेशन में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट, भाई कंसंट्रेशन हो गई है कांस्टेंट। देखें, अगर रिएक्टेंट 40 ग्राम है ना इक्विलिब्रियम पे, अब इसने 40 ग्राम ही रहना है, और अगर प्रोडक्ट 60 ग्राम है तो इसने 60 ग्राम ही रहना है। इसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दी हैं। क्या? ये वाली 2। वो स्टेज जहाँ पे रेट बराबर हो जाता है फॉरवर्ड का और रिवर्स रिएक्शन का, ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। वो स्टेज जहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है। देखें, आपने शुरू किया, रिएक्टेंट कम नहीं हो रहे थे, 70 हो गए, 50 हो गए, 40 हो गए, ये प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहा था हमेशा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे अब ये कांस्टेंट हो गए। अगर ये थोड़ा सा कम भी होगा, उसी लम्हे दोबारा ये बन जाएगा। तो अब इन्होंने इतना ही रहना है। आप किसी टाइम पे देखेंगे रिएक्टेंट इतने ही रहेंगे, प्रोडक्ट इतने ही रहेंगे जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो। ठीक है, 2 हमने बातें पढ़ ली। इसके अलावा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2 तो हमने पढ़ ली, जो कि आप बेसिक इसकी डेफिनेशन मानते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। नंबर 3, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में हासिल होता है। क्लोज्ड कंटेनर। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप इनका इक्विलिब्रियम बनाना चाहते हैं। अगर आपका बर्तन क्लोज नहीं है, अमोनिया बनेगी और वो बाहर चली जाएगी बर्तन से। तो जब अमोनिया बाहर चली जाएगी तो वो बैकवर्ड कैसे जाएगा? बैकवर्ड तो जाने से रहा। तो आपको सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ताकि कोई गैस ज़ाया ना हो। अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप किसी भी साइड से कायम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसी में देख लें, आप हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्टेंट के तौर पर लें और इनसे प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। इक्विलिब्रियम के वक्त ये इनकी सूरत हाल है। आप कहते हैं नहीं, मैं रिएक्टेंट ये नहीं लेना चाहता। आप रिएक्टेंट HI ले लें, HI लें और इसे H2I2 बनाना शुरू करें। यहाँ पे आपने रिएक्टेंट ये लिए थे, ये प्रोडक्ट बनाया था। यहाँ पे आपने ये वाले रिएक्टेंट ले लिए, ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आपने 100 ग्राम लिया तो ये 0 ग्राम है शुरू में। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होगा, 70 ग्राम हो गया, ये 30 ग्राम बन जाएगा, ये फिर 60 ग्राम हो गया, ये 40 ग्राम बन जाएगा, और इनमें ये इक्विलिब्रियम आ गया। देखें, जब आपने H2 और I2 रिएक्टेंट लिया था तो इक्विलिब्रियम के वक्त ये 40 था, HI कितना था? 60। जब आपने HI रिएक्टेंट लिया तो इक्विलिब्रियम के वक्त HI कितना है? 60। H2I2 कितना है? 40। सेम हो गया ना, H2I2 40, H2I2 40। तो सेम इक्विलिब्रियम आ गया, चाहे आप रिएक्टेंट ये ले लें, चाहे आप रिएक्टेंट ये ले लें। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। ठीक हो गया। नंबर 5, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड। आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड री इस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। अभी हम इसे डिटेल में सीखेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल में कि इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब हो सकता है और कैसे वो री इस्टेब्लिश्ड होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कोई हतमी चीज़ नहीं होती कि एक बार आ गया तो अभी हमेशा के लिए ये बन गया। नहीं, आप इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? कोई केमिकल बाहर से डाल दें, कोई केमिकल निकाल दें, प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर कम कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम कर दें। तो हम सारे पैरामीटर पढ़ेंगे कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है। स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम के 3 केसेस हैं, तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हमने ग्राफ बनाना है। एक साइड पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया। टाइम हमेशा बढ़ता है, जब से कायनात बनी है, दुनिया बनी है, टाइम कभी रुका नहीं है।
तो टाइम ने तो यहाँ पे बढ़ना ही बढ़ना है। इसका मतलब आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे वो इस डायरेक्शन में आगे की सिमत में लाजमी जाएगा। ग्राफ ये भी आगे जाएगा, ग्राफ ये भी आगे जाएगा, लेकिन असल चीज़ है कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे है और ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसका मतलब केमिकल बढ़ रहा है, उसकी अमाउंट बढ़ रही है। ग्राफ नीचे आएगा तो इसका मतलब है केमिकल कम हो रहा है। असल चीज़ आपने ये देखनी है ग्राफ नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है। तो पहला ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है नीचे और ये हमारे पास एक ग्राफ है जो जा रहा है ऊपर। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्राफ नीचे आ रहा है ये कौन सा केमिकल है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है रिएक्टेंट, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम किसकी कंसंट्रेशन कम होती है? रिएक्टेंट की। तो ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को। तो ये ग्राफ था रिएक्टेंट का और ये ग्राफ किसका हो गया? प्रोडक्ट का, क्योंकि ये ऊपर की सीमत में जा रहा था। शुरू में क्या था? ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था, और बाद में ये ऊपर की सीमत में जाना शुरू हुआ। ठीक है, ऊपर की सीमत में जाना तो शुरू हुआ, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई है। और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई है। पहले तो ऊपर को जा रहा था, अभी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन 5 है तो ये कंसंट्रेशन 7 है। अब जितना मर्जी टाइम गुजर जाए ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, मीन्स कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट किसकी? रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होती ही होती है, लेकिन यहाँ से हमने एक और चीज़ सीखी। इसमें इस वाले ग्राफ में प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है रिएक्टेंट के मुकाबले में। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट का ग्राफ क्योंकि ऊपर है रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 7 है तो रिएक्टेंट कम है, 5 है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। दूसरे ग्राफ में आ जाए, दूसरे केस में ग्राफ मैंने इस अंदाज में बना लिया, एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है। अब आप जानते हैं जो कम हो रहा है वो क्या है? वो है रिएक्टेंट, और जो बढ़ रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट। लेकिन इस वाले ग्राफ में इक्विलिब्रियम तो आ गया जब ये कांस्टेंट हो गया, अभी चेंज नहीं हो रहा। जब ये सीधा जाना शुरू हो जाए फिर इक्विलिब्रियम आ चुका होता है। इक्विलिब्रियम के वक्त लेकिन क्या है सिनेरियो? अब के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट के मुकाबले में। कैसे पता चला? भाई आप ग्राफ में देखें ना, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। अब आ जाए तीसरे केस पे। तीसरे केस में हम ग्राफ बना लेते हैं। ये नीचे को आया और ये ऊपर को गया और ये यहाँ पे मिल गए। ये जो नीचे को ग्राफ आया ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट को, और जो ऊपर को ग्राफ गया ये प्रोडक्ट को। अब क्या आपने देखा दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई क्योंकि आपस में टच कर रहे हैं ना। तो जब आप इन्हें मिलाएंगे वाई एक्सिस से तो कंसंट्रेशन का एक ही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 5 आ गया। अब के दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गया। तीसरा केस हो गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो सकती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो हमने 3 केस बनाए। इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट दोनों की होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोडक्ट की ज़्यादा हो सकती है रिएक्टेंट से, तब भी कांस्टेंट होगी। मतलब 7-5 का केस है। रिएक्टेंट की ज़्यादा हो सकती है प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 8 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 4 है, तो रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की 4। अब ये कांस्टेंट ही रहेंगी, ये 8 ही रहेगी, ये 4 ही रहेगी। अब ये कांस्टेंट ही रहेंगी, लेकिन ज़्यादा तो है ना। और यहाँ पे ये 7 ही रहेगी और ये 5 ही रहेगी। तो हैं कांस्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा ये कम, और ये बराबर भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी बराबर नहीं हो सकती, हो सकती हैं। तो ये बराबर भी हो गए। ठीक है, मैं आपको ना इक्विलिब्रियम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने जा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं बिल्कुल। क्लासरूम है जहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट बिठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और बाहर मैंने ये 3 स्टूडेंट खड़े कर दिए। तो अब मैंने यहाँ पे अंदर है 10 और बाहर हैं 3।
अब मैंने एक स्टूडेंट से कहा रेड वाले से कि भाई आप अंदर आ जाएं। रेड वाला अंदर आ गया तो अंदर तो हो गया 11 और बाहर रह गया 2। लेकिन उसी लम्हे जब मैंने रेड वाले को अलाउ किया कि भाई आप अंदर आएँ, उसी लम्हे मैंने ब्लू वाले से कहा भाई आप बाहर चले जाएं। जैसे ही रेड वाला अंदर आ रहा था उसी वक्त ब्लू वाला बाहर जा रहा था। ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों का रेट बराबर है कि अगर एक अंदर आ रहा है तो एक बाहर जा रहा है। ये इसे बोलते हैं रेट इक्वल। ठीक है, अब रेट तो बराबर हो गए, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है। ये प्रैक्टिस चाहे पूरा दिन भी चलती जाए, बाहर कितने रहेंगे 3 ही रहेंगे, अंदर कितने रहेंगे 10 ही रहेंगे। आप काउंट करके देख लें, अंदर 10 ही हैं, बाहर 3 ही हैं। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है और रेट बराबर हो जाता है, जितने अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं। तो जितना फॉरवर्ड उतना ही रिवर्स। मेरा ख्याल अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये कंसंट्रेशन का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, ये 10 है तो ये भी 10 हो, ये 3 है तो ये भी 3 हो। कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, आगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में जानते हैं। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए बी रिएक्टेंट है, जिससे COD प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस स्पीड से आगे जाएगा वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। अगर एक रिएक्टेंट होता तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता। यहाँ पे चूंकि 2 रिएक्टेंट हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। और रिवर्स रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, जो प्रोडक्ट हैं इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। यहाँ से आप केसी बना सकते हैं, जो आपने बहुत बार पहले सीखा हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन से केसी कैसे बनाते हैं। ये प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा इसकी कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा इसकी कंसंट्रेशन। तो केसी असल में क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का क्या है, प्रोडक्ट है ये हासिल ज़रब है, डिवाइड बाय, और नीचे क्या है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ, किसी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो ये केसी की डेफिनेशन आ गई। और जो केसी में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये वाली, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है। इसका यूनिट हमेशा मोल पर लीटर लेना है या मोल पर DM3। इसे एक्टिव मैस भी बोलते हैं। तो कभी वर्ड मोलर कंसंट्रेशन आ जाए मीन स्क्वायर ब्रैकेट, कभी एक्टिव मैस आ जाए मीन स्क्वायर ब्रैकेट। एक केसी के डिफरेंट हम इसके सीखेंगे कॉन्सेप्ट। तो पहला केसी का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिट ऑफ केसी। आपको एक गिवन इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा इसमें केसी के यूनिट बनाइए। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है H2 + I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI। आपने काम क्या करना है, टाइम बचाने के लिए आपने इसमें एक्सप्रेशन बना के यूनिट नहीं निकालने, बल्कि आपने मोल DM-3 ये पुट करना है ब्रैकेट में, और आपने देखना है प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं। तो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, ऐसे इसकी पावर बना देनी है। फॉर एग्जांपल यहीं से हम बना लेते हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल टोटल कितने हैं 1 and 1 2। 2 - 2 0 हो जाएगा, तो किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाती है ना। तो यहाँ पे केसी का कोई यूनिट नहीं बना। तो आपने अब याद रखना है, जब भी प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल बराबर हों तो केसी का नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं बनता, नो यूनिट। अब इसे टाइम बचेगा, आपको ये यूनिट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरे में देखें केसी के क्या यूनिट बनेंगे। आपने क्या करना है, एक बार लिखना है मोल DM-3 और आपने ये प्रोडक्ट के कोफिशिएंट माइनस जो रिएक्टेंट के हैं कितने हैं 2 है ना, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा। मोल DM-3 पावर आ गई -1, -1 को अंदर ऑपरेट कर दें, मोल -1 DM+3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे में देखें केसी के यूनिट बनाते हैं, मोल DM-3 एक बार लिखा और आपने ये कोफिशिएंट 2 माइनस ये कितने हैं टोटल 4, तो आंसर क्या है -2। मोल DM-3 पावर है इसकी -2, तो मोल -2 हो जाएगा और DM ये -3 - 2 से मल्टीप्लाई होकर +6 बन जाएगा। इस वाले में देखें केसी इज इक्वल टू मोल DM-3 पावर कितनी बनेगी
3 माइनस 3 0 ही बनेगी ना, तो पावर 0 1 नो यूनिट। जहाँ भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल बराबर आ जाएं तो केसी का कोई यूनिट नहीं बनता। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था केसी के बारे में जो कि क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट निकालिए की1 इक्वेशन के। दूसरा कॉन्सेप्ट है केसी एक्सप्रेशन बनाइए। अब केसी का फार्मूला बनाना है ए और बी या एक्स के लिहाज से, तो वो सीखते हैं कैसे बनाना है। गिवन इक्वेशन में आपने सबसे पहले रिएक्टेंट अगर एक है तो उसके मोल ले लेने हैं ए, अगर दो हैं तो ए एंड बी, ये इनके मोल्स हैं। टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमेशा 0 बनेगा क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट कैसे बने। ये वाले देखें रिएक्टेंट आपने मोल ले लिए ए एंड बी और ये आपने 0 मोल ले लिए, ये हमारे मोल थे। फिर आपने इन मोल में कमी करनी है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाए। टाइम आ गया जी इक्विलिब्रियम का, तो ज़ाहिरी बात है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या होगा, कमी होगी। कितनी कमी आपने एक्सपोज कर ली, बी माइनस एक्स। भाई ये हमेशा माइनस एक्स नहीं करना, आपने यहाँ से देखना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होना वो ही माइनस करना है। ये 1 था ना तो a माइनस 1 एक्स, यहाँ भी 1 था b माइनस 1 एक्स, तो ये था 2, ये आपने बनाना है 2x। अगर यहाँ पे 1 होता तो आपने 1x बनाना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये क्या बनेगा a माइनस एक्स, ये क्या बनेगा b माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा, ये x बनेगा क्योंकि 1 है यहाँ पे, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम को v पे डिवाइड कर देना है। भाई क्यों v पे डिवाइड कर देना है, इसे भी v पे डिवाइड कर दिया, इसे भी v पे डिवाइड कर दिया और इसे भी v पे डिवाइड कर दिया। भाई ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी तक हमने जो बनाए थे वो मोल थे, मोल पर लीटर करने के लिए वॉल्यूम पे डिवाइड किया, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या पुट करना है, मोल पर लीटर पर वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम पे डिवाइड नहीं करेंगे तो इस ब्रैकेट में पुट नहीं कर पाएंगे। अब आपने केसी का एक्सप्रेशन बनाना है, केसी इज इक्वल टू एच आई का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 एंड I2। HI की वैल्यू क्या है 2x ओवर v, इसका स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय H2 की वैल्यू है a माइनस एक्स ओवर v और इसकी वैल्यू है b माइनस एक्स ओवर v। तो जब आप इसके स्क्वायर को खोलेंगे ये आएगा 4x का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और यहाँ पे v और v मल्टीप्लाई होकर v का स्क्वायर बना देंगे। तो v का स्क्वायर v के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा 4x का स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन गया। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ये वाला ऑप्शन आपने टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपने वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया, केसी का फार्मूला बनाया PCl5 PCl3 एंड Cl2। ये फार्मूला भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी माइंड में रखिएगा कि ये ऊपर आना है तो ये वाला इसके ऊपर लिख दीजिएगा, x ओवर v डिवाइड बाय a माइनस एक्स ओवर v इंटू बी माइनस एक्स ओवर v। एक v से कैंसिल आउट होगा, एक v बचेगा, वो आप ऊपर ले जाइएगा क्योंकि ओवर के नीचे फिर ओवर आ जाए ना, ये v ऊपर चला जाएगा। तो एक्स वी इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद 2 इक्वेशन देखें केसी का एक्सप्रेशन बनाने की। ये रिएक्टेंट है, आपने इसे ए लिया, ये अभी आपने 0 लिया क्योंकि टाइम आपका भी है 0। फिर टाइम आ गया इक्विलिब्रियम का, इसमें आपने कमी की x की a माइनस एक्स और ये बन गया 2x। फिर आपने इन्हें वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया सबको, केसी का फार्मूला लगाया NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4। NO2 हमारे पास क्या है 2x ओवर v का स्क्वायर, जब आप लेंगे 4x का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर आ जाएगा और ये आएगा a माइनस एक्स ओवर v। एक v से कैंसिल आउट हो गया, बाकी 4x का स्क्वायर, ये v नीचे ले आइए, v इंटू ए माइनस एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने इसे बनाया a, इसे बनाया b और ये है अभी 0। फिर इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स किया क्योंकि यहाँ 1 था, b माइनस क्या करना है 3x करना है क्योंकि यहाँ पे 3 है, और ये कितने बनाने हैं 2x बनाने हैं। फिर आपने v पे डिवाइड कर देना है सबको, और v पे डिवाइड करके केसी का फार्मूला बनाया, अमोनिया का स्क्वायर
डिवाइड बाय N2 एंड H2 का क्यूब। Kc इज इक्वल टू, अमोनिया की वैल्यू कितनी है 2x ओवर v, इसका स्क्वायर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर, डिवाइड बाय N2 की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स ओवर v, और H2 की वैल्यू क्या है b माइनस 3x ओवर v का क्यूब। तो अब आपने इसे कैंसिल आउट करना है। देखें 4x का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर, a माइनस एक्स ओवर v, b माइनस 3x का क्यूब डिवाइड बाय v का क्यूब। इसे खोलना शुरू नहीं कर देना कि b माइनस 3x का क्यूब खोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। कैंसिल आउट करें, देखें ये v का स्क्वायर है और यहाँ पे ये एक v बच जाएगा, बाकी 3 है ना, तो v का स्क्वायर ऊपर ले जाइए तो ये आएगा 4x का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स इंटू b माइनस 3x का क्यूब। स्टूडेंट देखें हम ना तीसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं Kc के बारे में, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। Kc तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, Kp होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। तो Kc तो हम बनाना जानते हैं, A और B रिएक्टेंट है, इनके कोफिशिएंट आपके गिवन दे दिए स्मॉल a स्मॉल b, इससे C और D प्रोडक्ट बन गए, इनके कोफिशिएंट है स्मॉल c स्मॉल d। तो आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट उनके जो कोफिशिएंट है पावर बन जाते हैं, रिएक्टेंट उनके जो कोफिशिएंट है पावर बन जाते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को मोल dm माइनस 3 में। तो आप कंसंट्रेशन को कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय हम क्या लिखते हैं कैपिटल C, जितनी स्क्वायर ब्रैकेट हैं इतनी बार आप कैपिटल C लिख सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जो केमिकल है ब्रैकेट के अंदर उसे बॉटम में लिख दीजिए, जो उसका कोफिशिएंट पावर बने वो पावर बना दीजिए। तो ये D पावर D, ये A पावर A और ये B पावर B, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब देखें इसी से हम फार्मूला बना लेते हैं Kp का। गैशियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन से ज़्यादा प्रेशर की अहमियत होती है, कंसंट्रेशन डायरेक्ट होती है प्रेशर के इन केस ऑफ गैस। भाई कैसे, आप एक गैस पे जब प्रेशर बढ़ाएंगे, ये गैस है और आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे गैस ज़्यादा फैली हुई थी, आपने जैसे प्रेशर बढ़ाया यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गई है, तो गैस की कंसनट्रेशन प्रेशर से बढ़ जाती है। तो आप गैशियस रिएक्शन में कंसनट्रेशन की बजाय प्रेशर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब आप प्रेशर यूज़ करें तो क्या करेंगे, आप कैपिटल C की बजाय कैपिटल P लिख देंगे। P मीन्स प्रेशर, यहाँ भी P यहाँ भी P। तो फिर आप बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही बनाएंगे, C पावर C, D पावर D, A पावर A एंड B पावर B। तो ये बन गया Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। Kp और Kc में क्या रिलेशन है, तो एक फार्मूला है Kp इज इक्वल टू Kc RT की वैल्यू डेल्टा n। ये इनमें रिलेशन है। फार्मूला कैसे बना ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फार्मूले की एप्लीकेशंस ये हमारे कोर्स में अभी हम सीखेंगे। एक बात याद रखिएगा, Kp के अगर आपने यूनिट बनाने हो तो जैसे Kc के यूनिट बनाएं बिल्कुल वैसे ही। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है N2 + 3H2 2NH3, या PCl5 आफ्टर रिएक्शन PCl3 एंड Cl2, या H2 + I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI। आप इनमें Kp के यूनिट बनाना चाहते हैं तो पहले हम क्या पुट करते थे, मोल dm माइनस 3 जब आप Kc के बनाते थे। अब आपने पुट करना है Atm। वही रूल है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 - 4 -2 Atm -2, इसके यूनिट बन गए। Kp का इसमें यूनिट बनाना चाहते हैं Atm, ये 2 है -1 तो Atm इसका यूनिट बन गया। यहाँ पे बनाना चाहते हैं Kp का यूनिट Atm, 2 - 2 0 तो नो यूनिट, किसी के पास 0 तो 1 हो जाती है ना, नो यूनिट। तो वही बात है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल बराबर हो Kp का कोई यूनिट नहीं बनेगा। अदरवाइज आप Kp की यूनिट बना सकते हैं Atm
आपने पुट करना है मोल DM-3 की बजाय, तो इसमें ATM-2 बन गया, इसमें ATM-1 बन गया, इस तरह यूनिट बन जाएंगे। KP और KC में जो रिलेशन है ये समझते हैं, 3 एग्जाम्पल से 3 रिलेशन बना लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है H2 + I2 2HI। आप देखें इसमें डेल्टा एन का जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा, 2 - 2 = 0। डेल्टा एन कैसे निकालना होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो जब डेल्टा एन का आंसर 0 आ गया, आप फार्मूला लगाइए KP = KC RT। डेल्टा एन का आंसर तो इसमें 0 आ गया है, किसी की पावर 0 1 हो जाती है, तो KP = KC। ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के, तो चाहे KP का जवाब निकाले चाहे KC का बराबर आएंगे। अब आ जाए दूसरे केस में, यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, 2 - 1 = 1। अब आप KP और KC में रिलेशन बनाइए, KP = KC RT की पावर बनेगी, डेल्टा एन की जगह आ गया 1। तो अब देखें भाई KC को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना RT से KP बनाने के लिए। इट मीन्स KP की वैल्यू ज़्यादा है KC के मुकाबले में। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपको KC को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ये बनाने के लिए, किसी छोटी चीज़ को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है बड़ी चीज़ बनाने के लिए। तीसरा केस देख लें, डेल्टा एन का आंसर निकालिए, 2 - 4 = -2। तो अब आप इनमें रिलेशन बनाइए, KP = KC, RT की पावर क्या आएगी -2, उसे डिवाइड कर दें, KP = KC / RT का स्क्वायर। तो आप देखें KC को किसी चीज़ पे डिवाइड करना पड़ेगा KP बनाने के लिए। इट मीन्स के KP छोटा है और KC बड़ा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू को ही डिवाइड किया जाता है छोटी वैल्यू बनाने के लिए। स्टूडेंट KP और KC के रिलेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। द वैल्यू ऑफ KC ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI फ्रॉम H2 एंड I2 इज़ 100। तो हमारे पास इक्वेशन है, HI आपने बनाना है H2 और I2 को लेके, और इसके KC की वैल्यू दे दी है, HI बनाना है, KC की वैल्यू दे दी 100। द वैल्यू ऑफ KP, अब KP की वैल्यू पूछी है, तो मैंने आपको कहा था जब भी डेल्टा n 0 हो तो KP और KC की सेम वैल्यू होगी, तो KP का आंसर भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अ गिवन रिएक्शन, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, KC हैज़ वैल्यू ऑफ 50। KC की वैल्यू आपके पास गिवन दे दी गई है, वो है 50। टेम्परेचर आपको 25 डिग्री दे दिया गया है, आपने इसे हमेशा केल्विन में चेंज करना है, वो 298 केल्विन बन जाएगा। द वैल्यू ऑफ KP, अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, KP = KC RT की वैल्यू डेल्टा n। तो अब देखें KP आप निकालना चाहते हैं, KC की वैल्यू कितनी गिवन है, 50। R की वैल्यू आपने पुट करनी है 0.0821, ठीक है। और T हमारे पास कितना है, T हमारे पास है 298। इसका डेल्टा n भी लेना पड़ेगा। RT का डेल्टा n कितना आएगा, 1 - 2, तो -1 आ जाएगा ना, ये आ गया। अब आप क्या करें, 50 डिवाइड बाय, ये -1 नीचे जाके 1 हो जाएगा ना, तो 298 को 0.082 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये 24 या 24.5 25 तकरीबन ले लेते हैं, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, KP का आंसर। तो अब देखें, एक और चीज़ समझते हैं, हमने यहाँ पे डेल्टा n से भी तो अंदाज़ा लगाया था ना कि KP = KC RT डेल्टा n, KP = KC RT। इसमें डेल्टा n की वैल्यू क्या आई, डेल्टा n की वैल्यू -1 आई ना, तो KP = KC RT 1 हो गया। तो मैंने कहा था ऐसे केस में जिसमें डेल्टा n माइनस आएगा, तो आप देखें KC को किसी चीज़ पे डिवाइड करेंगे तो KP बनेगा, तो KP छोटा है KC से, हमने बनाया था ना। तो यहाँ पे देख लें, हमारा KC क्या था 50, KP क्या आया 2। तो आप अंदाजे से भी देख सकते हैं कि क्या पता तमाम ऑप्शन 50 से बड़े हों, 70 हो 90 हो, और एक ऑप्शन 50 से छोटा हो,
तो जो छोटा ऑप्शन है वो आपका जवाब होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं अंदाजा। ठीक है, अब आ जाए इस वाले क्वेश्चन में। Kp फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 20। अब आपको Kp की वैल्यू दे दी है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आप इक्वेशन बना लें, N2 + 3H2, बैलेंस इक्वेशन बनानी है आपने, 2NH3। तो Kp की वैल्यू गिवन है, दैट इज 20। फाइंड Kc इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज 10 डिग्री। आपने Kc निकालना है और टेम्परेचर उन्होंने दे दिया 10 डिग्री, तो आप T की वैल्यू केल्विन में लेते हैं, 283 केल्विन बन जाएगी। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। Kp की वैल्यू आपके पास गिवन है 20, Kc निकालना चाहते हैं तो RT डेल्टा N की वैल्यू पुट कर लें, फिर वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। R की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू क्या है 283, और डेल्टा N क्या है इसमें, डेल्टा N इसमें आएगा 2 - 4 - 2, तो 20 इज इक्वल टू Kc डिवाइड बाय, ये -2 है ना, नीचे जाके 2 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 529, उस साइड पे ले जाइए, Kc का आंसर आ जाएगा 10580। तो कहाँ पे Kc की वैल्यू 20, Kp की वैल्यू 20 थी और कहाँ पे Kc की वैल्यू इतनी ज़्यादा आ गई। तो अगर आप ऐसे देखें कैलकुलेशन के बगैर, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N क्या है -2, डिवाइड कर दीजिए, Kp इज इक्वल टू Kc ओवर RT का स्क्वायर। इट मीन्स के Kc को किसी चीज़ पर डिवाइड करेंगे तो Kp बनेगा ना, Kc बड़ा है Kp छोटा है, Kc का जवाब कितना है, बड़ा है, Kp का जवाब क्या था, छोटा था। तो स्टूडेंट हम जानेंगे Kc की वैल्यू से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और फिर जानेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A और B से COD बन रहा है, इसका Kc भी हमने सपोज कर लिया कि 100 है। तो Kc की वैल्यू से आप कैसे जान लेंगे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्टेंट A और B लिए, टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, आपने बर्तन में डाल दिया और रिएक्शन शुरू हो गया। जब रिएक्शन शुरू हुआ तो A और B आपस में मिलके C और D बनाना शुरू करेंगे। टाइम गुजरता जा रहा है, 10 मिनट बाद आप जानना चाह रहे हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। आप क्या करें, इसमें से थोड़ा सा सैंपल निकालें और थोड़ा सा सैंपल निकाल के उसमें मौजूद A, B, C और D कितना मौजूद है, आपने इसकी अमाउंट जाननी है। कैसे जाननी है, किसी भी मेथड के ज़रिए, किसी भी मशीनरी के ज़रिए। खैर आपने इनकी अमाउंट जान ली, आपने इस रेशो में पुट की CD ओवर AB और आपके पास एक जवाब आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर आ गया 10 इस रेशो का। Kc का आंसर आपको पहले पता है कि 100 है। अब पहली बात कि जब आप 10 मिनट के बाद सैंपल निकालेंगे और आप यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे तो फार्मूला तो सेम है, CD ओवर AB, यही फार्मूला Kc का होता है, CD ओवर AB, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, मैंने इसे रेशियो बोल दिया, इसी को मैं Kc बोलता हूँ, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो पहली बात यह कि रेशियो और Kc में फ़र्क क्या होता है। प्रॉब्लम तो आ गया ना, हम कह रहे हैं कि हम सैंपल निकालेंगे, 10 मिनट बाद वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास एक रेशियो आ जाएगी, हमने इसे Kc क्यों नहीं बोला। तो Kc और रेशियो में वही फ़र्क होता है जो कि हज और उम्रे में होता है। क्या फ़र्क होता है, आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है एट एनी टाइम, किसी टाइम जाएं पूरे साल में, वही प्रोसीजर करें, बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, उम्रा कहलाएगा। लेकिन एट स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास टाइम है 9 ज़िलहज, उस टाइम को जाएंगे और वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, अब उसे क्या बोलेंगे, हज। तो क्या है, एट स्पेसिफिक टाइम, एट एनी टाइम। यही Kc और रेशियो में फ़र्क है। Kc क्या है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद जब आप जवाब निकालेंगे ना ये वैल्यूज पुट करके, उसे बोलेंगे Kc, और रेशियो क्या है, एट एनी टाइम। 5 मिनट बाद निकाल लें, 10 मिनट बाद निकाल लें, 1 घंटे बाद निकाल लें, तो वो कोई भी रेशियो निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, उसे आप रेशियो बोलेंगे। ठीक है, एट एनी टाइम, एट इक्विलिब्रियम। अब समझें, तो आपने रेशियो निकाली 10 मिनट के बाद और उसका आंसर आ गया 10, तो रेशियो का आंसर आ गया 10, आपका जो Kc का आंसर है वो 100 है। तो पहला केस बना कि जो रेशियो है
ये कम आ गई केसी से, रेशो 10 है, केसी 100 है। तो इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, वो किस हिम्मत में जाएगा। देखें रेशो 10 है और केसी जब इक्विलिब्रियम आना है तो जवाब 100 आना चाहिए। इट मीन्स कि अभी रिएक्शन ने 10 से 100 तक जाना है, इसका फाइनल आंसर तो 100 ही आना है ना। केसी फाइनल आंसर होता है, इसके बाद ये चेंज नहीं होता। इसका मतलब अभी इस रिएक्शन का फाइनल आंसर नहीं आया, तो कैसे आएगा। हमेशा वैल्यू बड़ा करती है जब प्रोडक्ट बड़ा करते हैं, तो प्रोडक्ट अभी बढ़ेगा तो फिर ही आंसर 10 से 100 होगा ना। तो प्रोडक्ट कैसे बढ़ता है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, जब भी तो प्रोडक्ट बढ़ता है और जब भी तो आंसर भी बढ़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई केस आ जाए, आप बोलेंगे कि रिएक्शन ने अभी फॉरवर्ड जाना है, आपने डायरेक्शन जान ली। फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस, आपने सैंपल निकाले इसमें से और आपने सैंपल में जब वैल्यूज पुट की, रेशो निकाली, आपकी रेशो का आंसर के सी के आंसर से बड़ा आ गया। फॉर एग्जांपल रेशो का आंसर 200 आ गया, के सी का आपको पता है 100 है। तो अगर ऐसा हो जाए कि रेशो ज़्यादा आ जाए के सी से, इसका मतलब है जब रिएक्शन ने ख़त्म होना है या फाइनल आंसर आना है वो तो 100 होना है। आपका आंसर बढ़ चुका है, इसे कम करना है। आंसर को कम कैसे किया जा सकता है, जब प्रोडक्ट कम हो, जब भी तो आंसर कम होते हैं ना। प्रोडक्ट कम हो रिएक्टेंट बढ़े, प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट बढ़ते कैसे हैं, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। इट मीन्स कि आपकी रेशो बढ़ गई है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा अभी ताकि वो इक्विलिब्रियम हासिल करे। तो इसमें आपको अंदाज़ा हो गया रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तीसरा केस, अगर आपकी रेशो का आंसर भी वही आ गया है जो लिटरेचर में के सी का आंसर लिखा है उस रिएक्शन का 100, इट मीन्स कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। दूसरी बात समझें, केसी की मदद से आप रिएक्शन की एक्सटेंट भी जान सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो गया है, उस वक्त बर्तन में मौजूद क्या है। फॉर एग्जांपल ओजोन डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन बनाते हैं और इसकी केसी की वैल्यू 10⁻55 है एट 25 डिग्री। तो केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10⁻55 बहुत बड़ी वैल्यू है। अब बहुत बड़ी वैल्यू हमें क्या साबित कर रही है, केसी क्या होता है, केसी असल में होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यही होता है ना। तो केसी का आंसर बड़ा आ रहा है, क्या साबित कर रहा है कि उस मिक्सचर में प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा, और रिएक्टेंट क्या है, बहुत कम। भाई इसी लिहाज से तो आंसर बड़े होंगे ना रेशो वाले, कि जब ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा हो नीचे वाली बहुत कम हो तो आंसर बड़ा बनेगा। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इस इक्वेशन में केसी की बड़ी वैल्यू से इट मीन्स कि इस बर्तन में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है, रिएक्टेंट बहुत कम मौजूद है। अब इससे हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जो हमारे काम आएंगे। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होने से मुराद है इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है टूवर्ड राइट, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड पे कम है। ये मैं ऐसे बना लेता हूँ जैसे आप फिज़िक्स में इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो उस बर्तन में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो देखें प्रोडक्ट मैंने ज़्यादा बना लिया, रिएक्टेंट बहुत कम है। तो पोजीशन क्या है, राइट साइड पे ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड पे कम है। पहली बात पोजीशन हमने निकाली। दूसरी बात, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा चीज़ वही बनती है ना जो स्टेबल होती है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है, आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो रिएक्टेंट है वो क्या है, कम बन रहा है ना, या कम मौजूद है, तो क्या है, अनस्टेबल है। और वाकई ओजोन अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन स्टेबल होता है। यही वजह है कि आप केसी की वैल्यू से अंदाज़ा लगा रहे हैं। प्रोडक्ट स्टेबल, जो ज़्यादा बनता है स्टेबल होता है, और जो कम रह जाता है अनस्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट जो हम इससे जान लेते हैं, तीसरा पॉइंट, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। भाई ये कैसे पता चला, रिएक्शन की कंप्लीशन की क्या निशानी है, उसमें प्रोडक्ट सारा बन जाए, रिएक्टेंट ना होने के बराबर रह जाए, रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तो ऑलमोस्ट इसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे रिवर्सिबल है तो मुकम्मल 100% तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा केस देखते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। अब देखें हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड डिकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन फ्लोरीन बना रहे हैं। इसकी केसी की वैल्यू 10⁻−13 है 2000 डिग्री पे। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर चेंज करें वैल्यू चेंज हो जाती है। अब देखें केसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम है। अब केसी आप बनाते कैसे हैं, आप बनाते हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो रेशो वाले में जब आंसर बहुत छोटा है
तो क्या साबित कर रहा होता है? वो साबित कर रहा होता है कि ऊपर वाली वैल्यू बहुत कम है और नीचे वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो आंसर कम आया। अब ऊपर वाले क्या है? प्रोडक्ट। इट मीन्स कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट कम और कम चीज़ कौन सी बनती है भाई? जो अनस्टेबल हो। स्टेबल चीज़ ज़्यादा बनती है, इसका मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल है और रिएक्टेंट ज़्यादा है। ज़्यादा वही होता है जो स्टेबल होता है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट इस रिएक्शन में स्टेबल है। तो आप के सी की वैल्यू से स्टेबिलिटी का अंदाज़ा भी लगा लेंगे। दूसरी बात, हमने जैसे यहाँ पे देखा था पोजीशन। यहाँ पे चूंकि उस बर्तन में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है तो ये वाला बहुत ज़्यादा, ये वाला बहुत कम, पोजीशन बनेगी टूवर्ड लेफ्ट, या अगर आप इसे मज़ीद सिंपल करना चाहें, पोजीशन टूवर्ड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जानी पोजीशन ज़्यादा है। यहाँ बनी थी पोजीशन टूवर्ड राइट, या प्रोडक्ट की जानी पोजीशन ज़्यादा है। तो अब आप देख लें, अगर आप फिज़िक्स के लिहाज से इसे बनाएं तो भाई ये ऐसे बनना है। ये देख लें, ये वाले रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने रिएक्टेंट को बड़ा बनाया ये, और प्रोडक्ट बहुत कम है इसलिए मैंने प्रोडक्ट को छोटा सा बना दिया है। ये इक्विलिब्रियम बैलेंस में है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा, ये वाला बहुत कम। एक और बात, क्या ये रिएक्शन भी मुकम्मल हो चुका है? नहीं, ये रिएक्शन ये था ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये गेट इक्विलिब्रियम इमीडिएटली, ये जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही इक्विलिब्रियम में आ गया, फौरन ही इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, ये फौरन ही इक्विलिब्रियम में आ जाता है। आइए स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2.54 ग्राम ऑफ आयोडीन टू प्रोड्यूस 2.56 ग्राम ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम का जिक्र है, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम की है, ये माइंड में रखिएगा। इक्विलिब्रियम का जिक्र आए या ना आए, ये बहुत अहम चीज़ है। इफ़ ऑल है वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, फाइंड KC एंड KP। तो हमने KC भी निकालना है, KP भी निकालना है। भाई किस केमिकल की बात हो रही है? H2 एंड I2 टू प्रोड्यूस HI। सबसे पहले आपने बना ली है इक्वेशन H2 प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI। अब आपके पास जो अमाउंट है ना वो आपको दी गई है ग्राम में, आपने इसके मोल बनाने हैं। तो हाइड्रोजन के मोल बनाने, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन बना लें, मैस 0.2 डिवाइड बाय मोलर मैस 2, तो हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे 0.1। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन, मैस है 2.54, आयोडीन का मोलर मैस होता है 254, 0.01 इसके मोल आ गए। तो एक आई का होता है 127, I2 है ना, 2 आई हैं तो 254 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल HI के आपको बनाने पड़ेंगे। मैथ कितना गिवन है HI का? 2.56 डिवाइड बाय इसका होता है I का 127, इसका 128, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02। ये फ्रैक्शंस के न्यूमेरिकल्स की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये आपको आनी चाहिए। फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस पर आपने ग्रिप बनानी है, टाइम आपका बहुत सेव होगा इससे। जब आप नंबर ऑफ मोल निकाल लें तो नंबर ऑफ मोल को ना वॉल्यूम पे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है तो ये 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वॉल्यूम कुछ और होता 1 लीटर की बजाय तो आपने फिर ना मोल को वॉल्यूम पे डिवाइड करके वो केसी के फार्मूले में पुट करना है। अब आप केसी का फार्मूला लगाइए, केसी इज इक्वल टू HI का स्क्वायर डिवाइड बाय H2I2। क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना ये हमेशा इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर वॉल्यूम। ये हमारे पास मोल है, पर वॉल्यूम आप बनाते हैं इसे वॉल्यूम पे डिवाइड करके। तो अब देखें, आपने वैल्यूज पुट करनी है। HI की वैल्यू आपके पास है 0.02, आपने इसका स्क्वायर लेना है। H2 की वैल्यू आपके पास है 0.1 और I2 की वैल्यू आपके पास है
0.01। ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। तो केसी का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.4। अब के पी भी निकालना था, तो के पी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ये डेल्टा एन इसका ज़ीरो है इस इक्वेशन का। तो आप के पी का फार्मूला जानते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। जिन इक्वेशन में डेल्टा एन ज़ीरो होता है तो आर टी की पावर ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो के पी इज इक्वल टू के सी। जो इसका के सी का आंसर है वही इसका के पी का आंसर है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल ऑफ I2 आर केप्ट इन 10 लीटर कंटेनर। देखें अब कंटेनर 10 लीटर है, 1 लीटर नहीं है। इफ़ Kc फॉर दिस रिएक्शन इज एट 25 डिग्रीज 49 फाइंड मोल्स ऑफ HI। तो आपने HI के मोल्स निकालने हैं और आपको Kc गिवन दे दिया गया, लेकिन अब के इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ नहीं है। 3 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ I2 आर केप्ट इन 10 लीटर कंटेनर। इन्हें रखा गया है शुरू में, तो भाई जब रखा गया तो ये इनिशियल अमाउंट है। यहाँ पे क्या था, प्रोड्यूस 2 पॉइंट दिस ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का जिक्र था कि ये इक्विलिब्रियम्स की अमाउंट है, आपने डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इनिशियल अमाउंट है। आपको बनानी पड़ेगी सबसे पहले इक्वेशन H2 प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI। हाइड्रोजन आपके पास कितना गिवन है, हाइड्रोजन आपके पास गिवन है 3 मोल और आयोडीन भी 3 मोल, और HI तो अभी बना ही नहीं है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हाइड्रोजन की अमाउंट में कमी आएगी, कितनी, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जितना होता है उतना आपने माइनस एक्स करना होता है। ये भी 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x। ये इक्विलिब्रियम अमाउंट है। फिर आपने क्या करना है, इस इक्विलिब्रियम अमाउंट को वॉल्यूम पे डिवाइड करना है। 10 वॉल्यूम है तो आपने वॉल्यूम पे डिवाइड करना है। अब ये बन गए मोल पर वॉल्यूम। अब आप Kc का फार्मूला लगाइए, Kc इज इक्वल टू HI का स्क्वायर H2I2। HI हमारे पास कितना है, 2x ओवर 10 का स्क्वायर। H2 है 3 माइनस एक्स ओवर 10, और I2 भी सेम है 3 माइनस एक्स ओवर 10। ऊपर वाला फिलहाल वैसे ही लिखिए, Kc की वैल्यू पुट कर देते हैं। Kc है आपके पास 49, ये 2x ओवर 10 वैसे ही, इसका स्क्वायर 3 माइनस एक्स ओवर 10। इसे कंबाइन कर दें क्योंकि दोनों सेम है, तो अब एक बार इसे लिखे ऐसे स्क्वायर ले लें ताकि हम स्क्वायर रूट लेना। तो यहाँ पे बचे 7, यहाँ पे बचे 2x ओवर 10 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स ओवर 10। 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 7 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स को तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 2x। 21 माइनस 7x इज इक्वल टू 2x। आप ये 7x उस साइड पे ले जाइए, 21 इज इक्वल टू 7x प्लस हो जाएगा 9x, और x की वैल्यू निकाल दें, 21 डिवाइड बाय 9 2.33। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड मोल्स ऑफ HI। ये x जो है ये आपने HI के मोल्स निकालने के लिए यूज़ करना है। HI का हमारे पास क्या फार्मूला था मोल्स का, ये 2x, क्योंकि 2x ही बनेंगे ना। फिर हमने बाद में वॉल्यूम पे डिवाइड किया था, हमने मोल निकालने हैं, वॉल्यूम पे डिवाइड नहीं करना, वो मोल पर लीटर होता है, आपने बस मोल निकालने। 2x 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.33, ये 4.66, ये इसका आंसर आ जाएगा मोल्स। मज़ीद देखिए, हमारे पास इक्वेशन गिवन है SO2 रिएक्ट विद NO2 आफ्टर रिएक्शन SO3 एंड NO। Kc भी गिवन है। इफ़ 1 मोल ऑफ ऑल 4 गैसेज इज इनक्लोज्ड इन 1 लीटर कंटेनर फाइंड NO कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो आपने NO फाइंड करना है इक्विलिब्रियम पर, लेकिन आपको 1 मोल दिया गया है 4 गैसेस का, इन तमाम का, जिसे बर्तन में बंद कर दिया गया है। अब आप देखें SO2 प्लस NO2 SO3 प्लस NO। तो इनिशियल अमाउंट हम ये लिया करते थे, ये 0 लिया करते थे। इन्होंने आपको इनिशियल अमाउंट तमाम की 1 मोल दे दी है। यही इस क्वेश्चन में डिफरेंस है बाकियों से। क्या
इफ़ 1 मोल ऑफ ऑल 4 गैसेज इज क्लोज इन अ कंटेनर, कि तमाम गैसेज का चारों का 1 मोल यहाँ बर्तन में बंद करके दे दिया गया। अब आपने इक्विलिब्रियम पे NO की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो भाई पहले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बनाएं तो सही। 1 मोल में क्या माइनस होगा, x इक्विलिब्रियम पर, इसमें भी 1 माइनस एक्स होगा, और ये क्या बनेगी, ये x नहीं बनेगी, ये 1 प्लस एक्स बनेगी। x उस वक्त बनती है जब ये ज़ीरो होती थी, ये आप ज़ीरो ले लेते थे, ये आप x बना लेते थे, ये भी आप x बना लेते थे, या अगर यहाँ 2 होता 2x बना लेते। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, ये इनिशियल ज़ीरो नहीं है, 1 है। तो अब आपने इनिशियल में x ऐड करना है कि ये पहले से मौजूद है, x मज़ीद बन जाएगी, ये पहले से मौजूद है, x मज़ीद बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स। वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, तो 1 पे ही डिवाइड करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसका Kc का फार्मूला लगाइए, Kc इक्वल टू प्रोडक्ट SO3 हमारे पास कितना है जी, 1 प्लस एक्स, ये भी हमारे पास है 1 प्लस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स। तो Kc की वैल्यू है 16, पुट कीजिए। 1 प्लस एक्स 2 बार है, एक बार लिख के स्क्वेयर ले लीजिए। 1 माइनस एक्स 2 बार है, एक बार लिख के स्क्वेयर ले लीजिए। 16 का या दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अब आपने 1 माइनस एक्स को तो जाके मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक्स वाले एक साइड पे ले जाइए, बगैर एक्स वाले एक साइड पे। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x। 5x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे लिख लीजिए ना, 3/5। तो 3/5 का आंसर आएगा 0.6। तो जब आपने x की वैल्यू निकाली, तो अब आप NO की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। NO क्या है, 1 प्लस एक्स। तो आप NO की कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। 1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस 0.6, तो यहाँ से आ जाएगा 1। आप किसी भी कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं। अगर SO की कंसंट्रेशन पूछी जाती, तो आपने क्या करना था, 1 माइनस एक्स। NO2 की भी 1 माइनस एक्स। तो इस लिहाज से आप किसी की भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, A प्लस बी आफ्टर रिएक्शन C प्लस डी, Kc की वैल्यू गिवन है। इफ़ 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच 4 स्पीशीज इज टेकन। देखिए 1 मोलर ना, ये मोल पर लीटर ही होता है, तो अब आपको वॉल्यूम पे डिवाइड करके दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मोलर है, ये मोल पर लीटर होता है। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ D, आपने वही काम करना है, पहले ABCD इक्वेशन बनाएं, तो आपको ये तमाम कंसंट्रेशन 1 दे दी गई है। तो अब आपने D की कंसंट्रेशन निकालनी है एट इक्विलिब्रियम पर। तो इसमें क्या होगा, कमी होगी, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। इसमें क्या होगा, इजाफा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो वॉल्यूम पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम पे डिवाइड करके दिया गया है, कंसंट्रेशन मोलर दी गई है। तो अब आपने Kc का फार्मूला लगाया, Kc इज इक्वल टू CD। तो 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा 2 बार, 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। Kc की वैल्यू 100 है, जब आप यहाँ पे 100 पुट करेंगे, तो दोनों साइड पे फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। आगे आपने वही प्रोसीजर करना है, 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब आपने x को एक साइड पे ले जाना है, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 11x, x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/11, 0.81। तो इसका आंसर आएगा 0.81। तो आपने कंसंट्रेशन D की निकालनी थी, D क्या है, 1 प्लस एक्स, तो D आ जाएगा 1 प्लस 0.81, 1.81, ठीक है। तो मैंने एक जैसे 2 क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपकी इस पर ग्रिप बन जाए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 and H2 आर 0.8 atm एंड 0.4 atm एट इक्विलिब्रियम। अब देखें, ये इक्विलिब्रियम के प्रेशर है, इनिशियल नहीं है। तो जब इक्विलिब्रियम के आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले में। वाइल टोटल प्रेशर इज 2.8 atm, टोटल प्रेशर भी दे दिया है, फाइंड Kp। तो भी Kp का तो फार्मूला होता है Kc जैसा ना, कि अमोनिया ऊपर आएगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे, फार्मूला तो यही बनना है ना। लेकिन अब कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर लेना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर अमोनिया का, इसका तो स्क्वायर ही आएगा ना,
और प्रेशर नाइट्रोजन का एक बार आएगा और प्रेशर हाइड्रोजन का इसका क्यूब आएगा। तो बात तो वही है, बस कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर ले लेना। लेकिन भाई हमारे पास नाइट्रोजन का प्रेशर भी है, हमारे पास हाइड्रोजन का प्रेशर भी है, लेकिन हमारे पास अमोनिया का प्रेशर गिवन नहीं है। हमें चाहिए केपी निकालने के लिए। अब क्या करें, उन्होंने अमोनिया का प्रेशर देने की बजाय टोटल प्रेशर दे दिया। आप देखें तो कोई इशू ही नहीं है। आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है ना कि टोटल प्रेशर किसी भी मिक्सचर में इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर होता है। तो टोटल प्रेशर है 2.8, ये बराबर होगा इन तीनों गैसेस के प्रेशर के मजमूए के। नाइट्रोजन का प्रेशर 0.8 है, हाइड्रोजन का प्रेशर है 0.4 और अमोनिया का प्रेशर आप निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 0.8 प्लस 0.4 1.2, 2.8 माइनस 1.2, ये अमोनिया का प्रेशर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6। प्रेशर अमोनिया आपने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 1.6। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 1.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय नाइट्रोजन का प्रेशर, नाइट्रोजन का पहले जिक्र आया है तो पहली वैल्यू इसका प्रेशर है 0.8 और हाइड्रोजन का प्रेशर 0.4, इसका आपको क्यूब भी लेना है। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर फाइनल आ जाएगा केपी का 50।